नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। राजेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्या सर्विसेज होती हैं, थोड़ा उसको ब्रीफली बताएं। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट हिंदी में हम इसको भौतिक चिकित्सा भी कह देते हैं। फिजियोथेरेपी में हमारे शरीर में होने वाले पेन या किसी भी बीमारी की वजह से शरीर के अंदर कोई भी दर्द या अन्य कोई भी इलनेस, डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आने की वजह से हम उसका इलाज करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी से, मैनुअल थेरेपी से और इलेक्ट्रोथेरेपी से। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारी सारी फिजियोथेरेपी में यूज़ होने वाली सारी एडवांस मशीनें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम पेशेंट का इलाज करते हैं। तो सर, अभी सफ़ीदो जैसे छोटे शहर में कुछ फेक डॉक्टर्स भी घूमते हैं, तो थोड़ा अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में अपनी हमारी ऑडियंस को बताएं आप। देखिए, फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की ब्रांच है और ये एक फुल टाइम कोर्स है। ये ऐसे ही नहीं है कि आप किसी के पास गए 2 महीने 4 महीने आपने सीख लिया और अपना क्लिनिक करके बैठ गए। ये ऐसे नहीं है। वो एक क्वैक प्रैक्टिस कहते हैं उसको हम, वो क्वैकरी है। ठीक है। फिजियोथेरेपी की डिग्री लेने के लिए आपको +2 में मेडिकल साइंस में अच्छे नंबर होने चाहिए। उसके बाद एक फिजियोथेरेपी कॉलेज में आपका टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होता है और उसके बाद 4.5 साल की डिग्री होती है, बैचलर डिग्री जिसको हम बीपीटी कहते हैं। और उसके बाद हम अगर जो आगे परसू करना चाहें इसको, तो मास्टर डिग्री होती है जिसको हम एमपीटी कहते हैं, 2 साल की। वो अलग अलग ब्रांच में होती है। जैसे हम ऑर्थो में भी कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में, मस्कुलोस्केलेटल में कर सकते हैं, कार्डियो में कर सकते हैं, न्यूरो में कर सकते हैं, ऑब्स्टेटिक गायनिकोलॉजी में कर सकते हैं, पीडियाट्रिक्स में कर सकते हैं। तो आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं इसकी। तो आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की मैंने है? देहरादून से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने 2 साल की डिप्लोमेट इन ओस्टियोपैथी कनाडा ओंटारियो से की है। राइट। तो आप ग्लोबल लेवल पे मतलब स्टडी करके आए हैं, तो उसके जी। बाद फिर आपने इस छोटे से शहर को ही क्यों चुना? देखिए, अगर जो यही सोच हम सारे रखने लगे तो हमारे छोटे शहरों का क्या होगा। मैं जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ, मैं जिस शहर ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मैं उस शहर में क्यों ना सेवाएं दूँ अपनी। यहाँ के लोगों को भी तो एक हाई लेवल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ भी ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को भी अच्छे इलाज की, क्वालिटी इलाज की ज़रूरत है। तो मेरी मेंटेलिटी स्टार्टिंग से यही थी कि मैं जो भी करूँगा अपने शहर के लोगों के लिए करूँगा, अपने आसपास के लोकल एरिया के लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। जी, तो सर, जो आपकी क्वालिटी सर्विसेज रहती हैं वो बेसिकली क्या रहती हैं, थोड़ा उनको ब्रीफली बताएं। देखिए, फिजियोथेरेपी में जो हम सर्विस प्रोवाइड या एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बॉडी में होने वाले किसी भी पेन के, वो चाहे जॉइंट पेन है, चाहे वो मसल्स पेन है, जैसे बैक पेन, नेक पेन, घुटनों का दर्द, गर्दन कोहनी का दर्द या किसी भी जोड़ का दर्द आ जाता है, तो वो हमारे यहाँ पे बहुत ही तसल्ली बख्श और पक्का इलाज किया जाता है उसका। और जैसे हमने ओस्टियोपैथी में और कायरोप्रैक्टिक में भी एडवांस लेवल की स्टडीज़ की हुई है, तो हमारा जो स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं इन पद्धतियों के माध्यम से। तो जैसे गांव में बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी वेट लिफ्टिंग का शौक होता है, तो वो काफ़ी हैवी वेट उठा लेते हैं, तो डिस्क की उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनके लिए आप क्या असिस्ट करेंगे कि वो फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास या फिर किसी देसी वैद्य के पास जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा इन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज है। आप चाहे कोई भी है, कोई भी हेल्थ प्रैक्टिशनर है, आप जिसके पास भी जाएं, तो एक ये इंश्योर करके जाएं कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है, ये डॉक्टर कॉम्पिटेंट है, ये क्वालिफाइड है, इसके पास डिग्री है, तभी आप उसके पास जाएं। किसी अनजान, अननोन या अयोग्य व्यक्ति के पास जाके अपने शरीर को ख़राब ना करवाए। शरीर भगवान का दिया हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है और बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, आप इसको ख़राब ना करें। तो आप जब भी जाएं तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि ये क्वालिफाइड बंदा है और इसके पास डिग्री है और ये काबिल है। और रही बात बैक पेन के इशू की, तो बैक पेन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर टोटल 33 वर्टेब्रा होते हैं। ठीक है, देसी भाषा में हम उनको मनके भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे 33 वर्टेब्रा हैं और इनके बीच में 23 डिस्क होती हैं।
ठीक है। इनके डिस्क, 2 रीढ़ की हड्डी और एक डिस्क, इनके बराबर से हमारी नसें निकलती हैं जो पूरी की पूरी बॉडी को गवर्न करती हैं। ये हमारा सर के अंदर हमारा ब्रेन है, और जो ब्रेन है हमारा वो नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर से नीचे तक आता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी एक तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज़ हमारा रीढ़ की हड्डी का काम क्या है, जो हमारी डिस्क होती हैं वो डिस्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करती हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर होने वाले कोई भी शॉक या किसी धक्के की वजह से, चलने फिरने की वजह से जो कोई शॉक प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे गाड़ियों में क्या होता है शॉकर लगे हुए थे, बाइक में क्या होता है शॉकर लगे हुए थे, तो उनका काम क्या है कि वो जब गड्ढे में जाएगी तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, उस जो झटका लगता है वो झटके को एब्जॉर्ब करती है। तो यही काम हमारी डिस्क का होता है। जब हम चलते फिरते हैं, कूदते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी डिस्क क्या है, हमारा शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। ठीक है, तो हमारा एक तो रीढ़ की हड्डी हमारी प्रोटेक्शन देती है स्पाइनल कॉर्ड को, और दूसरी चीज़ ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है, जो हमारी डिस्क होती हैं, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आगे झुक के जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनको बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके पैरों में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, वो झुक के हैवी वेट उठा रहे तो वो वहाँ पे जाम रह जाते हैं, उनको सीधा खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सारा किस वजह से होता है, इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्क के बारे में समझना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा इसको। जो हमारी डिस्क होती है, डिस्क हमारी 2 पार्ट से बनी होती है। बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, और जो बीच का पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। जो बाहर का एनुलस फाइब्रोसस होता है वो फाइबर्स का बना होता है, और वो फाइबर्स एक लेयर की शीट में बने होते हैं। जैसे हम प्याज होता है, प्याज को काटते हैं तो वो लेयर्स में होता है हमारा प्याज, ठीक है, और उसके बीच में एक छोटा सा प्याज का हिस्सा निकलता है। तो ऐसे ही हमारी डिस्क होती है, चारों तरफ हमारे एनुलस फाइब्रोसिस के चारों तरफ, एनुलस फाइब्रोसिस में चारों तरफ फाइबर्स की शीट होती हैं। एक डिस्क के अंदर 10 से 20 शीट होती हैं, और बीच में जाके हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस आता है। वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो क्या होता है, जैसे हम बैलून को प्रेस करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम बैलून को ऊपर से प्रेस करते हैं तो बैलून क्या करता है, चारों तरफ इक्वल फैलता है, चारों तरफ इक्वली बल्ज करता है जब उसके ऊपर बराबर इक्वल प्रेशर आ रहा है। अब उसको हम एक साइड से ज़्यादा दबा रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही साइड में ज़्यादा बल्ज करेगा। तो यही हमारा डिस्क के साथ होता है। जी जी। जो हम ऊपर से हमारा जो एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है, जब हम चल फिर रहे हैं तो पूरे के पूरे शरीर का वेट हमारा जो डिस्क के ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हमारी स्पाइन डिसबैलेंस होती है, हमारी पूरी की पूरी स्पाइन डिसबैलेंस हो जाती है, तो डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, हमारे डिस्क के ऊपर कहीं पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कहीं पे कम प्रेशर पड़ रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है उससे क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस निकलना शुरू हो जाएगा अंदर से, और जो हमारे डिस्क के फाइबर हैं वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होंगे, वो फटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल जैसे कि एक रबड़ होती है, रबड़ को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी एक लिमिट है, वो जहाँ तक लिमिट है उसकी वो खिंचती चली जाएगी, और जब उसकी लिमिट आएगी तो वो टूट जाएगी। ऐसे ही हमारे डिस्क के फाइबर्स होते हैं। वो न्यूक्लियस पल्पोसस जब हम बार बार आगे झुक के कुछ काम कर रहे हैं, आगे झुकने का कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हमारे मैनुअल वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, या फिर किसान होते हैं गाँव में काम करने वाले, क्या करते हैं, आगे झुक के कस्सी का, फावड़े का, उनका यही काम रहता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी डिस्क के ऊपर प्रेशर आ रहा है और हमारा न्यूक्लियस बार बार पीछे जाके और उन फाइबर्स को स्ट्रेच कर रहा है बार बार, तो उन फाइबर्स के स्ट्रेच होने की भी एक लिमिट है। जी जी जी। वो लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी तो वो फाइबर्स फट जाएंगे हमारे। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर निकल के जो बराबर से हमारी नसें निकल रही हैं, वो न्यूक्लियस उनके ऊपर दबाव बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ जहाँ उन नसों का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पैरों के अंदर या हाथों के अंदर, जो उन नसों की सप्लाई जा रही है, उस एरिया में हमें दर्द, सूनापन और ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जी, तो अगर बात करें हम पानी की, अभी हमारा पानी मोस्टली जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उससे मतलब काफ़ी पेट की प्रॉब्लम भी रहती हैं पेशेंट्स को, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन का रहता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, मेरा एक मानना है एज एन ऑस्टियोपैथ, मैं ये कहता हूँ कि बॉडी का अपना ही खुद का मैकेनिज़्म है हील करने का। हर चीज़ को बॉडी खुद ब खुद हील करती है। बॉडी के अंदर कुछ भी इंजरी होती है या कोई डिजीज़ आती है तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अंदर से खुद ही उसको हील करे। दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ जो हमारा हीलिंग मैकेनिज़्म है बॉडी का, ठीक है, उसको असिस्ट करती हैं ताकि बॉडी अंदर से खुद ब खुद उसकी हीलिंग स्टार्ट कर दें।
तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो हमारा पूरा का पूरा बॉडी के फ्रेम है, जो बॉडी का जो फ्रेम बना हुआ है, यानी मसल्स यानी मांसपेशियों और हड्डियों से बनकर जो हमारा ढांचा बना हुआ है शरीर का, वो ढांचा बिल्कुल प्रॉपर काम करना चाहिए। अगर जो उसके अंदर कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी टाइटनेस होगी या कोई जोड़ जाम होगा, मसल्स के अंदर स्टिफनेस होगी, या जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़, लिगामेंट्स, मसल्स, फेशिया, कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस होगा, टाइटनेस होगी, टेंशन होगी, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के रिकवरी या बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज़्म है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो बॉडी हील नहीं कर पाएगी। जो बॉडी का एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को हील करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोशिका हमारे शरीर का छोटे से छोटा हिस्सा है, ठीक है, एक यूनिट है हमारे शरीर की। कोशिका को सर्वाइव करने के लिए हमें 2-3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ब्लड सप्लाई की, ब्लड सप्लाई से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ न्यूरल कम्युनिकेशन, यानी ब्रेन की उस पार्ट के साथ कम्युनिकेशन, ताकि ब्रेन को जो कमांड भेजनी है अपने उस पार्ट तक वो कमांड भेज सके, और उस पार्ट को ब्रेन की तरफ जो सेंसेशन भेजनी है वो सेंसेशन, यानी जो न्यूरल आउटफ्लो है, बॉडी का कम्युनिकेशन है ब्रेन के साथ, वो प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचा, तो न्यूट्रिशन पहुँचने के बाद जब वो न्यूट्रिशन वहाँ पे कंज्यूम हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। जैसे हम खा पी रहे हैं तो हमें सोच के लिए भी जाना पड़ता है, हमें बाथरूम के लिए भी जाना पड़ता है, तो बॉडी गंदे प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, वो एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं तो बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म 100% परफेक्टली काम करेगा, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी हर चीज़ को खुद ब खुद हील करना स्टार्ट करेगी। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई टाइटनेस, स्टिफनेस, या हमारे जोड़ जाम होते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटे छोटे जोड़ होते हैं वो जाम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे फेशिया टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे छोटे छोटे लेवल पे उन ब्लड वेसल्स को, ठीक है, हमारी जो नसें हैं उनको कहीं ना कहीं उनको दबाना शुरू कर देती हैं, और जो एक 100% वहाँ पे फ्लो पहुँचना चाहिए वो 100% फ्लो नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से उस एरिया का कुछ ना कुछ जो 100% फंक्शन होना चाहिए वो 100% फंक्शन नहीं रह पाता, और वो धीरे धीरे जितनी पुरानी होती चली जाती है वो फंक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। तो कोई भी ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि वो हमारा मस्कुलोस्केलेटल फ्रेमवर्क की वजह से है। हमारा मस्कुलोस्केलेटल फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से वो हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। जी, तो लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दें डॉक्टर साहब, और आपसे वो कैसे जुड़ें और कैसे वो आपसे होम सर्विस भी ले सकते हैं, इसके बारे में लास्ट में एक मैसेज दीजिए प्लीज़। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक का टाइम है सुबह 9 से और 9:30 से और 1 बजे तक। शाम को आएंगे तो 4 से 6, 6:30 बजे तक मैं मिल सकता हूँ क्लिनिक पे। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मेरे पास व्हाट्सएप या फ़ोन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है हीलिंग ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिक एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से, तो आप उस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ से हमारा ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंट करने का सिस्टम है, तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। जी, अपना फ़ोन नंबर और बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9541886804। जी डॉक्टर साहब, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मेरा सभी से एक अनुरोध है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मुझे कमर में दर्द था, मैं उस गांव में गया, उसने मुझे एडी रख के इस साइड झटका मारा, उसने मुझे एडी रख के इस साइड झटका मारा, और उसके बाद मेरी समस्या बहुत सारी बढ़ गई है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि गांव में बैठे हुए जो झोला छाप जो देसी लोग होते हैं, जो कमर को इधर से उधर चटका देते हैं, मटका देते हैं, जो कुछ भी है, आप वो सब चीज़ें ना करवाएं। देखिए, रीढ़ की हड्डी को सेट करना बहुत ही कुशलता का काम है, और एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट और जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है वही ये कुशलता का काम कर सकता है। और रीढ़ की हड्डी को चटकाना, मटकाना, झटके मारना, ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप ना करवाएं कृपया, ठीक है। आप जिसके पास भी जाएं ये सुनिश्चित करें कि ये योग्य व्यक्ति है, ये क्वालिफाइड पर्सन है और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है।
ऐसे ही आंख मीच के किसी के पास भी ना जाएं और अपने शरीर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को नुकसान ना पहुंचाएं। शरीर आपका है, रीढ़ की हड्डी आपकी है, तो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, एक समस्या और भी रहती है कि आजकल सर्वाइकल की काफ़ी ज़्यादा समस्या चल रही है। नेक में पेन रहता है, चक्कर आना, और सर एक एडी में भी दर्द रहता है पेशेंट को। इस तरीके की भी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट क्या सलाह देंगे और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, जहाँ बात सर्वाइकल की आती है तो मैं सबसे पहले लोगों के मन की एक भ्रांति को निकालना चाहता हूँ कि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल सिंपली हमारी गर्दन के 7 वर्टिब्राज होते हैं, उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्राज कहते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी पेन होता है उसको हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। तो लोगों के अंदर सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया, तो सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी के 7 वर्टिब्रा हैं, उनका नाम है, उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, सर्वाइकल पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न हमारा क्या है? पोस्चरल फॉल्ट। अब हम जो हमारा पोस्चरल फॉल्ट में क्या आता है? हमारे बैठने का तरीका है, हमारे सोने का तरीका है, हमारे काम करने का तरीका है, माताओं बहनों का सर पे बोझ उठाना, ये सारी चीज़ें, ये हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड पेन का सबसे बड़ा रीज़न है। पोस्चरल फॉल्ट में भी हमारी क्या चीज़ें आती हैं? जैसे हम बैठते हैं, हमारा बैठने का पोस्चर क्या है? हम स्लाउच पोस्चर में बैठते हैं, ऐसे बिल्कुल कमर को बिल्कुल स्लाउच करके, ठोडी को बाहर निकाल के और कंधों को ऐसे घुमा के जब हम बैठते हैं, तो इसको, ये बहुत ही बेकार पोस्चर है हमारा जी, बैठने एक बार का। मैं रोकना चाहूँगा आपको डॉक्टर साहब। जैसे आजकल काफ़ी हम लोग फ़ोन भी यूज़ करते हैं और मोस्टली ऐसे ही देखते हैं। जी। तो इसका कितना असर रहता है? बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे हम स्लाउच पोस्चर में बैठ के और ऐसे मोबाइल चिन पॉक करके ठोडी को बाहर निकाल के हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा जो अपर सर्वाइकल का रीजन है वो कंप्रेस हो जाता है और उसकी वजह से हमें क्या होती है? हेडेक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब हमारे जो मसल्स हैं उनको क्या है? हमारे सर का जो वजन है उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर जो हमारा पोस्चर आइडल है, बिल्कुल हम बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठे हैं, बैलेंस पोस्चर में बैठे हैं, तो वो हमारे जो सर का वजन है मसल्स के लिए कुछ नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में बहुत नाम मात्र वजन को होल्ड करके रखना पड़ता है। बट जैसे 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 हमारी ठोडी बाहर निकलती जाती है और हमारा पोस्चर बिगड़ता जाता है, तो वो वजन गर्दन के मसल्स के लिए कई गुना बढ़ता चला जाता है। ठीक है। थोड़ी सी ठोडी बाहर निकली तो वजन 20 गुना बढ़ गया, फिर थोड़ी बाहर निकली 40 गुना बढ़ गया, फिर बाहर निकली 60 गुना बढ़ गया, तो वो ऐसे 100-200 गुना बढ़ जाता है मसल्स के लिए। तो उससे क्या होता है? हमारे मसल्स क्या है? मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मसल एक टाइम पे जब हमारे काम कर रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाएंगे तो उसमें क्या होगा? वहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट बनने शुरू हो जाते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ही पेनफुल स्पॉट होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है? हमें लोकल पेन, जैसे हमारे गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है, हमें हाथ के अंदर दर्द आना शुरू हो जाता है, हमें सीवियर हेडेक रहनी शुरू हो जाती है, सारी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं हमें। तो ये चक्कर की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हाँ, रहती है, महिलाओं के सर में दर्द रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जब ट्रिगर पॉइंट होते हैं तो हेडेक भी होना शुरू हो जाती है। कई बार ये हेडेक हम माइग्रेन के साथ कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे माइग्रेन हो गया है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनका रेफर्ड पेन होता है। कहीं पे ट्रिगर पॉइंट है और उनका पेन कहीं पे रेफर कर रहा है। जैसे हमारा ट्रेपीजियस मसल है, इसका हमारा सर में पेन जाता है। हमारा स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल है, ये SCM कह देते हैं, इसका हमारा हेडेक, सर में दर्द आता है हमारा। ठीक है। हमारे आधे हिस्से में हाँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। जो हमारे सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं, हमारे ये गर्दन के पीछे के छोटे छोटे मसल्स हैं, इनका हमें माइग्रेन की तरह पेन आता है इस एरिया में। तो बहुत ही सीवियर पेन होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, जैसे हथौड़े बजते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को जब सर में दर्द होता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे हथौड़े बज रहे हैं, धम धम की ऐसे आवाज़ आती है मुझे, और बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो मुझे माइग्रेन तो नहीं है, क्योंकि मैं जब भी किसी को दिखाने जाती हूँ तो सब मुझे माइग्रेन बोलते हैं। जब हम उसको चेक करते हैं तो वो उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक मिलती है, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया इस चीज़ का, जिसकी वजह से उसका पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया, सर दर्द। जी, एडी का दर्द जो होता है उसके बारे में बताएं। एडी के दर्द के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। एडी का दर्द जिसका ज़्यादा चलने फिरने का काम है, जिसका ज़्यादा खड़े होने का काम है, ठीक है, तो उसकी वजह से 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमारे एडियो में दर्द कोज करना स्टार्ट करती हैं। जैसे प्लांटर फेशियाइटिस होता है, तो मसल जो हमारी एडी है, पैर है, उसके नीचे एक फाइब्रस शीट होती है। ठीक है। जैसे रबड़ है, उसके टाइप की एक शीट होती है। वो क्या होती है? वो एडी के ऊपर अटैच होती है, जाकर जब उस पर ज़्यादा देर तक प्रेशर पड़ा रहता है, जिसका ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा खड़े होने का काम होता है, या जो हार्ड सोल के जूते पहनते हैं, ठीक है, ब्रांडेड जूते नहीं पहनते हैं,
ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो फाइबर शीट है वो फटनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें एडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जिनका हैवी वेट है, शरीर का वजन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से एडी के जो हमारी एडी है कैल्केनियम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर स्पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उसके कोने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जो हमें अंदर पिंच करते हैं, तो उसकी वजह से भी एडी का दर्द होता है। तीसरा चीज़, एडी के पीछे की तरफ कई मरीजों को दर्द होता है जिसको हम एचएलएस टेंडनाइटिस कहते हैं, वो टेंडन का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एडी के पीछे का दर्द होता है। तो इन सारी बीमारियों का हमारे पास बहुत ही अच्छा इलाज है। जी, तो डॉक्टर साहब एक समस्या और आती है, जैसे जिमिंग जो बच्चे करते हैं उनकी एक बाजू काफ़ी हैवी होती है और एक कमज़ोर पड़ जाती है, तो इस तरीके के पेशेंट भी आते होंगे आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सब मसल इम्बैलेंस है। मैं सबसे पहले तो जो भी जिम करने वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टेरॉइड्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड्स का बॉडी के ऊपर बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हैं। स्टेरॉइड्स की वजह से बॉडी को आप नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। आप जब भी जिम करें तो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में जिम करें, क्योंकि जब हम जिम करते हैं तो मसल इम्बैलेंस डेवलप होता है बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी इम्बैलेंस होना स्टार्ट होती है और वो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम कोज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप जब भी जिमिंग करें तो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में करें, अपने आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो अभी देख रहे हैं आपकी एक पोस्चर जो है वो पेट के साथ कुछ कर रहे हैं, तो उनसे ही पूछते हैं। तो सर ये क्या चीज़ कर रहे हैं अभी आप? ये पेशेंट है, इनको पेट में दर्द, एसिडिटी और GERD की प्रॉब्लम है जी। एसिडिटी है इनको। GERD क्या है, जो हमारा स्टमक के अंदर एसिड बनता है वो एक्सेस क्वांटिटी में बनना शुरू कर देता है, और वो क्या होता है, जो हमारी खाने की नली है और जो हमारा स्टमक है उसके बीच में वाल्व होता है, तो वाल्व क्या करता है, वो लूज़ पड़ जाता है। इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से क्या होता है, जो स्टमक के अंदर हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट हैं, जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स है, खाया पिया या फिर जो एसिड बन रहा है, पानी पिया, कुछ भी खाया, तो वो हमारा गले के अंदर आना शुरू हो जाता है, वो वाल्व इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से। तो उसकी वजह से हमें गले में भी इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इनके ऊपर ऑस्टियोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ऑस्टियोपैथिक ट्रीटमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, इनके पेट के अंदर जो टाइटनेस मुझे मिल रही है कहीं भी किसी भी एरिया में, ठीक है, उस टाइटनेस को मैं लूज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या हो कि इनके पेट का पूरा जो खून का दौरा है और जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर रिलीज़ हो जाएं और ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाएं। हाँ जी माता जी, आपका शुभ नाम? रोशनी। तो अभी कितने दिन से आप डॉक्टर साहब के पास आ रही हैं? आज 10 दिन हुए हैं। तो अपना कुछ अनुभव बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा। तो इससे पहले भी आपने ट्रीटमेंट करवाया है कहीं पे? करवाया है, रोहतक करवाया, जींद करवाया, पिल्लू खेड़ा मंडी में, सारे हैंड ली थी। तो कहीं से आराम नहीं हुआ आपको? ना जी। तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? मेरा कड़ में, नाड़ में, गोड्या में, और पेट में भी पेट दिक्कत में थी? दिक्कत है। तो यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ हाँ, में मेरा आराम है? आराम, मेरा आराम है। हाँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। कनाडा से इन्होंने यहाँ पे डिग्री भी ली है अपनी, अमेरिका से भी ये स्टडी करके आए हैं और एक सफ़ीदो जैसे छोटे से शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही रिलायबल प्राइस पर। और तभी यहाँ पर जो पेशेंट की वॉक इन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।